आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बड़ी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नहीं मतलब नहीं, हम मेरी आपको भी खुशकिस्मती। जी आपको इतने सालों से जानने के बावजूद भी एक साथ बैठ के इस तरह से बातचीत करने का मौका हमको नहीं मिल पाया। लेकिन बहरहाल आज वो दिन आ ही गया। दैट्स वाई। तो अभी मैं अपने सारे दर्शकों को, सारे व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में आज एक जो मेहमान, एक शख्सियत हैं जो जिनका नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और वो डॉक्टर साहब हमारे लखनऊ से थिएटर की दुनिया के जगमगाते सितारे हैं। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो है अपने आप को पहले पर्दे पे ला करके बेहतरीन अपने कामों का अंजाम दिया है, और बहुत ही लखनऊ का नाम तो बहुत ज़्यादा रोशन किया है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल रस्तोगी साहब, जो कि जाने जाते हैं अपने यशराज फिल्म की जो एक बहुत ही फेमस फिल्म थी इशकजादे। उसमें इन्होंने, डॉक्टर साहब ने एक कैरेक्टर किया था जो अर्जुन कपूर के ग्रैंडफादर बने थे, और दद्दा दद्दा उनको कहा जाता था, जिसकी वजह से इतनी पॉपुलरिटी मिली थी। उसके बाद से इनके पास ऑफर्स ही ऑफर्स, जितने भी ऑफर्स आए वो इन्होंने सब अपने तरीके से इन्होंने जो जो एक्सेप्ट कर सकते थे उन्होंने एक्सेप्ट किए और बेहतरीन कामों को अंजाम दिया। तो जिसकी वजह से आज लोग इनको बखूबी जानते हैं। शहर का नाम बहुत रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने हस्तियाँ इनको बहुत अच्छे से सम्मान देती हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब की एज पूरी लाइफ ही लगभग थिएटर और फिल्म से जुड़ी हुई है। मैं इनके बारे में एक चीज़ और बताता चलूँ। डॉक्टर साहब आपका जो है एक बहुत अच्छा फेज़ रहा है। आप 2003 में CDRI में साइंटिस्ट के पद से जो है रिटायर हुए हैं, जी। और वो मुझे मतलब एक अजीब बेहतरीन अलग सा कॉम्बिनेशन है कि कहाँ साइंटिस्ट और कहाँ जो है थिएटर। उसके बाद देन जो पहला पर्दा आपका फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री। देन ये अचीवमेंट मैं एक एक करके अपनी बातचीत के दौरान बीच बीच में वाकयात आते जाएंगे। शॉर्ट में अभी चार पांच बातें इनके मैं बारे में बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट के पद से 2003 में रिटायर हुए, और वहाँ से रहते हुए उन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ में रिसर्च के तौर तरीके पे इनका जाना आना हुआ। लाइक जर्मनी है, डेनमार्क में इन्होंने कई साल बार बार इनकी विजिट होती रहती थी, और ये अपने रिसर्च के सिलसिले में इनका जाना आना लगा रहता था। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को और डॉक्टर साहब के फैंस को कि डॉक्टर साहब जो है लखनऊ से इनका थिएटर का सफ़र करीब करीब मेरे ख्याल से 50 साल पुराना होगा। जी, अब लगभग 60 साल आप कह सकते अब 60 साल से कह सकते हैं। हैं। सिक्सटी चलिए ईयर्स। मेरी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ। करीब करीब 60 साल से ये थिएटर और फिल्म के पर्दे पे एक्टिव हैं, और जो भी इनकी लाइफ है, इनकी तमाम, हम तो कहेंगे चढ़ाव ही चढ़ाव। लोग कहते हैं कि उतार चढ़ाव तमाम लाइफ में नहीं, इनकी इनकी लाइफ में तो चढ़ाव ही चढ़ाव आए हैं, जिसकी वजह से इनको सन 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बेहद प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जिसका नाम यश भारती है, और वो इनको डॉक्टर साहब को 2016 में इनको मिला, और शहर का नाम, यूपी का नाम बहुत गौरवान्वित किया। उसके बाद साथ ही साथ 2016 में इनको बैंक ऑफ बड़ौदा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फिर इनको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी से एक अवार्ड मिला, जो कि बहुत ही जाना माना संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड माना जाता है। वो इनको एक्चुअली 1984 में जी मुझे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था, जी। और फिर 2009 में मुझे उसकी फेलोशिप मिली। अच्छा, फेलोशिप दोनों इज चीज़, द टॉप दोनों ऑनर ऑफ चीज़, संगीत दोनों नाटक चीज़। अकेडमी। जी तो 2009 में वो एक्चुअली लिमिटेड होती है, ये जो जी फेलोशिप होती है जी वो एक लिमिटेड नंबर होती है, जी और जब कभी वो जगह खाली होती तभी किसी को दिया जाता है। जी जी तो उसमें मुझे मिली थी इस बार। फिर उसके उस बार कई साल के अवार्ड्स दिए गए थे। जी। मैं था, विलाय जाफरी साहब थे, मुद्रा राजचंद जी थे। उसी उसी दौरान जब आपको मिला था। हाँ, मतलब अलग अलग पीरियड के लिए। अच्छा, अलग अलग जी सालों की बात जी करें तो जी।
तो ये तो डॉक्टर साहब के अवार्ड की बात है। और डॉक्टर साहब को जो मोस्ट पॉपुलर, जो इनका जो मैंने आपको अभी बताया कि यशराज फिल्म्स का जो मेन इससे जो फिल्म आई थी, वहाँ से उनका फिल्मी सफ़र स्टार्ट हुआ। उसके पहले मैं डॉक्टर साहब से एक मेरा सवाल स्टार्ट यहीं से शुरू हो जाता है कि डॉक्टर साहब जो है ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पहले आप साइंटिस्ट के पद से रिटायर हुए या साइंटिस्ट पर रहते ही रहते आपने कैसे थिएटर और अपने रंगमंच को कैसे अपना हाँ अपनाया? नहीं देखिए, मेरा अगर आप देखें तो मेरा साइंस का सफ़र, जिसमें जो मेरा जॉब था, जो मेरा प्रोफेशन था, और थिएटर जो मेरा शौक रहा, बाद में जुनून हो गया, जी। पैशन हो गया, ये लगभग साथ साथ शुरू हुआ। अच्छा। और इसमें एक्चुअली मेरी फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। जी। मेरी 1962 में शादी हुई, 1962 में ही मैंने एमएससी किया, 1962 से के ही आसपास से मैंने थिएटर शुरू किया। जी। और इसमें हमारे बड़े भाई साहब, जो यहाँ हरिओम सेवा केंद्र है, आप देखते होंगे, जी। सामरा हॉस्पिटल के पास में, जी। वो पिछले 27-28 साल से वहाँ सेवा कार्य कर रहे हैं। मरीजों की फ्री सेवा करते हैं, मेडिकल कॉलेज में उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। जी। तो उनका मेरे करियर में बहुत बड़ा हाथ रहा, मेरी पढ़ाई में भी, क्योंकि मैं बहुत ही एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, और मेरे घर में एजुकेशन बहुत नहीं थी। मेरे एक कजिन थे, उन्होंने बीकॉम किया था, और शायद इस फैमिली से मैं पहला था जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमएससी किया। मेरी वाइफ ने एमए एंथ्रोपोलॉजी किया, फिर हम दोनों ने पीएचडी किया, और हम दोनों जॉब में गए। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर फैमिली। तो इसमें मेरे बड़े भाई साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो अगर नहीं चाहते तो हम लोग भी, जैसे हमारे छोटा मोटा बिजनेस होता था, हम बिजनेस करते, और वाइफ भी एक डोमेस्टिक लेडी होकर के रह जाती। तो उसके बाद में जब मैं CDRI गया, तो मैं थिएटर इसलिए कर पाया कि वहाँ मेरे कलीग्स का मुझे बहुत सहयोग मिला। पता नहीं, ईश्वर मेरे ऊपर कुछ बहुत मेहरबान था कि मैंने जिस फील्ड में मैंने किया, मुझे दोस्तों से, मेरे साथियों से, लेटर स्टेजेस में मेरे स्टूडेंट्स से, मेरे कलीग्स से, मुझे हर जगह सपोर्ट मिला। तो दैट वे आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी प्रिविलेज्ड, क्योंकि अगर मेरे CDRI के साथी लोग, मेरे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं तो एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप पे गया था JRF होकर के 1962 में, 1962। और इत्तेफाक से 62 में जब मैंने MSc किया था, बायोकेमिस्ट्री नया नया डिपार्टमेंट बना था, तो हमारा पहला बैच था। तो उसमें मैंने यूनिवर्सिटी से भी अप्लाई किया, CDRI से भी अप्लाई किया, दोनों जगह मुझे फेलोशिप मिल गई थी। तो आई प्रिफर्ड CDRI, क्योंकि मैंने कहा यूनिवर्सिटी में रहने के बाद जॉब तो करना है CDRI में ही, सो आई प्रिफर डूइंग इट एट CDRI। और हुआ ये ऐसे कि जब मैं थिएटर करता था, तो कभी मैंने CDRI के 2-4 लोगों को डरते डरते इनवाइट किया। तो उसमें इत्तेफाक से एक CDRI क्लब के सेक्रेटरी भी थे, डॉक्टर KB माथुर। उन्होंने देखा, ही वॉज वेरी डायनेमिक पर्सन, अभी भी है, बॉम्बे में है। तो उन्होंने कहा, स्टूडी है, तुम इतना बढ़िया थिएटर करते हो, तो तुम CDRI में क्यों नहीं कुछ करते हो? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि CDRI में मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती थी, और मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता था कि शाम को कोई कल्चरल इवेंट होती थी, तो यूजुअली उस समय वहाँ पर म्यूजिक प्रोग्राम से डांस हुआ करते, थिएटर कभी हुआ ही नहीं था। तो जब माथुर साहब ने मुझसे कहा, तो फिर मैंने वहाँ थिएटर शुरू किया। लाइट चली गई क्या? पॉज कर डॉक्टर साहब जो है थिएटर में आपका आना तो हो गया, अभी थिएटर में आपने इतने सालों से कर रहे हैं और बहुत काफ़ी झंडे गाड़े मैंने पढ़ रखा है, मैंने देख रखा है। और जैसा कि हर फील्ड में होता है, रंगमंच में भी आपको तमाम संघर्ष का दौर देखना पड़ा होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में। लकीली रंगमंच में मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा। हुआ ये था कि मेरे यहाँ हमारे घर के पास में बाग मक्का एक जगह है, वहाँ पर बचपन से मैं थिएटर देखा करता था, तो एक इच्छा होती थी मैं भी
कुछ करूँ, देखता था कि वहाँ जो लोग करके निकलते हैं उनकी बड़ी वाहवाही होती है, तो जाहिर है वाहवाही हर एक को अच्छी लगती है। तो जब कि हमारे पास में रस्तोगी स्कूल है, तो यहाँ जब एक साइंस एग्जीबिशन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ कि कोई नाटक किया जाए, उसे मुझे भी चुन लिया गया। तो जब मैंने किया तो बड़ी साहब उसकी तारीफ हुई, और अगले दिन लोग अड़ोस पड़ोस वाले, अरे भाई क्या तुमने ज़बरदस्त एक्टिंग की। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरी उन दिनों मुलाकात राजेश्वर बच्चन जी से हुई, जो यहीं चौक में रहते थे। उन्होंने मुझे थिएटर के लिए प्रमोट किया, मैं उनको अपना असली गुरु मानता हूँ। वैसे तो मैंने लगभग 35 निर्देशकों के साथ काम किया है, जिसमें बहुत से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के मशहूर निर्देशक हैं, बीवी कारन जी, बंसी कौल, M.K. रैना, क्या नाम है ये, अजय कार्तिक, लोपी वर्मा वगैरह। फिर भारतीय नाट्य अकेडमी के जितने भी टीचर्स रहे उनके साथ मैंने काम किया। लखनऊ के बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं, पुरोधा जी ने किए, राज बिसारिया साहब, उनके साथ मैंने 2 प्लेस किए, उनके ग्रुप से किया है, और दोनों उन्हीं के ग्रुप से किए, उन्हीं के डायरेक्शन में। सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ है, उर्मिल कुमार थपलियाल के साथ मैंने सबसे ज़्यादा नाटक किए। जी। तो बहुत, तो इस तरीके से हुआ ये कि 72 में यहाँ जब कारंत जी आए थे तो मुझे दर्पण में इनवाइट किया गया। तो स्वदेश बंधु जी थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, और ग्रुप का बड़ा नाम था। तो जब मुझे वहाँ एंट्री मिली तो मेरे तो भाग्य खुल गए, मुझे लगा कि यार तो ये मैं जो चाहता था वहीं मैं पहुँच गया। उसके बाद अदर साहब देयर वाज नो लुकिंग बैक। वहाँ पर मुझे शुरू में ट्रेजरर बनाया गया, फिर मुझे सेक्रेटरी बनाया गया। तो इन जिम्मेदारियों के बावजूद मैं थिएटर करता रहा बराबर, और आप समझिए अब तक मैंने 98 नाटकों के लगभग 950-1,000 शोज पूरे हिंदुस्तान भर में घूम करके करा। जी। और इसी थिएटर की वजह से, जिससे मेरे कुछ बड़े मकबूल प्लेस भी हुए, जैसे एक प्ले यहूदी की लड़की ये प्ले मेरे दिल के इतने नज़दीक है, ये आपको ताज्जुब होगा जान करके कि जो मैंने रोल उसमें यहूदी का किया है वो पहले अनुपम खेर साहब कर रहे थे हमारे यहाँ। अच्छा। हमारे ग्रुप में उस समय खेर साहब लखनऊ में भारतीय नाट्य अकेडमी में टीचर थे, तो थपलियाल जी ने उनको ये रोल ऑफर किया था, बड़ी खुशी से उन्होंने रोल लिया। ये क्या दर्पण थिएटर से? एक्चुअली 72 में मेरी दर्पण में एंट्री हुई है वदन नाटक से, बीवी कारन जब यहाँ पर आए। उसमें मुझे लीड रोल मिला करने के लिए कपिल का, शोभना जगदीश जो बहुत मशहूर वीडियो थी, वो उसमें पद्मिनी कर रही थी, उसकी एंट्री थी शोभना की, उसका पहला प्ले था। लेकिन मैं कुछ प्लेस बच्चन जी के साथ कर चुका था। तो वहाँ से जो दर्पण मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला ऐसा कि दर्पण में फिर अच्छे एक्टर्स थे उस समय बड़े मशहूर, विमल बनर्जी, उर्मिल कुमार थपलियाल, नीरजा गुप्ता, शोभना जगदीश, स्वदेश बंधु, विजय बनर्जी, मंजू तनेजा को जान के खुशी होगी कि जो बहुत ही मशहूर लिरिसिस्ट है इस समय, माया गोविंद बम्बई में, वो दर्पण की फाउंडर है, बहुत बढ़िया। और उनके हस्बैंड राम गोविंद जी जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं बड़ी फिल्मों के, तो वो सब लोग दर्पण में आकर के मुझे बहुत खुश मिला। और जब मैं सेक्रेटरी हो गया तब तो ऑलमोस्ट आई बिकेम लीडर ऑफ द ग्रुप, जिससे हमारे सब कलाकार साथियों ने बड़ा सहयोग किया, एंड वी टुक दर्पण टू न्यू हाइट्स। मतलब हिंदुस्तान के हर कोने में हमने नाटक किए, फेस्टिवल्स किए, हर जगह हमें बुलाया जाता था। तो उसमें जैसे ये प्ले हुआ यहूदी की लड़की, मैंने बताया खेर साहब को बीच में बॉम्बे में असाइनमेंट मिल गया, तो बोले कि डॉक्टर साहब मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो जाहिर है ऐसे में कोई औचित्य भी नहीं था उनको रोकने का, उनको थोड़ा ब्रेक मिल रहा था, लेकिन मैंने उनको करते हुए नाटक देखा था। तो थपलियाल जी ने जब बाद में जिम्मेदारी मुझे दी तो मैंने कहा हम और आप 1 to 1 बैठे, और क्योंकि उसकी अगर आप देखें उसके एक जो शेर है या उसका डायलॉग है, उसकी अदायगी अलग ही है। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, फिर वो रोल मैंने किया, मेरा रोल बहुत मकबूल भी हुआ। उसके शोज मैंने बहुत सारे दिल्ली, बम्बई सब जगह किए, बहुत पॉपुलर हुआ। मतलब वो शो ऐसा है कि अगर कल कहा जाए मुझे करना है तो एक बार बस मैं स्क्रिप्ट देखूंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा। जबकि नाटक मैंने 1979-80 में किया था। तो ऐसे बहुत से नाटक होते हैं। हमने बिसारिया साहब के साथ किया भी नाटक, विभास, बेयरफुट इन एथेंस, थपलियाल जी के साथ कन्यादान किया। एक दीनानाथ जी थे दिल्ली में, उनके साथ मैंने पंछिया किया। अच्छा। ये समझिए जो गरम मसाला फिल्म थी, ये वो भी उसी पे बेस्ड थी,
क्या नाम है, डार्लिंग डार्लिंग, वो एक फिल्म थी, बोइंग बोइंग, बोइंग उसी पे आधारित वो फिल्म थी, उसी पे आधारित मेरा नाटक था। तो फिल्म तो आई है 90 के पास में, हम 76 से वो नाटक कर रहे थे। उसके मैंने 400 शोज किए, 400 शोज, 400 शोज पूरे हिंदुस्तान भर में। और जिस समय मैं बाटला हाउस शूट कर रहा था जॉन के साथ, जॉन अब्राहम के साथ, तो मैंने उनको बताया कि सर जो प्ले आपने किया है, जो फिल्म आपने की है गरम मसाला, उसको मैं 76 से कर रहा हूँ। मैं उसमें उनका रोल करता था, अक्षय कुमार का रोल करता था। तो इट वाज वेरी हैप्पी टू नो। तो इस तरीके से मेरा थिएटर का सफ़र रहा। और इस थिएटर के सफ़र में ही क्या हुआ कि बीच में आकाशवाणी में मुझे काम करने का मौका मिला। 71 से ही मेरे एक दोस्त मुझे वहाँ ले गए और मेरा ऑडिशन में पास हो गया। तो मैं वहाँ का भी एक ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, दूरदर्शन का भी। जब यहाँ 75 में शुरू हुआ तो मैंने दूरदर्शन में करना शुरू किया। लेकिन ये सब चीज़ मुझे थिएटर की वजह से हुई और दर्पण की वजह से, क्योंकि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था जहाँ बाहर से बड़े बड़े डायरेक्टर्स बुलाए जाते थे। तो जब दूरदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया, इसी बीच में सुधीर मिश्रा जी यहाँ पर फिल्म बनाने आई, ये वो मंजिल तो नहीं, तो उसमें असिस्ट कर रहे थे अलोपी वर्मा, हमारे मित्र के दोस्त थे, NSD के थे। उनको मालूम था कि मैं थिएटर और TV वगैरह करता हूँ, उन्होंने मुझे उसमें इनवाइट किया। तो वहाँ से फिर मेरा फिल्म का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, ये है आपका। जी। फिर मैंने एक प्ले किया था पंचीजा पंचाई, जो मैंने बताया 93 में यहाँ मंचकृति ग्रुप है उसके फेस्टिवल में, उसको राजपाल यादव ने देखा था। अच्छा। वो उस समय स्टूडेंट था, राजपाल BNA के स्टूडेंट, 93 में। उसने जो देखा तो उसको प्ले बहुत पसंद आया। तो उसने तब से मन बनाया हुआ था कि हम सर के साथ कभी काम करेंगे। तो जब वो यहाँ उसकी फिल्म शूट हो रही थी, मैं, मेरी पत्नी और वो, तो उसने मुझे खास करके रोल दिलवाया उस फिल्म में। मैंने उसके फादर इन लॉ का रोल किया। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन मेन ब्रेक जो मुझे मिला वो मिला इशकजादे से। इशकजादे जसराज की जो फिल्म थी, जो भूमि पेडनेकर आज बहुत बड़ी अदाकारा है, नेशनल अवार्ड एक्टिंग में जिन्होंने लिया। शी वाज माय कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कास्ट किया था। और हबीब साहब के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। और उस फिल्म ने मुझे बहुत बड़ा रिकॉग्निशन दिया, जिससे फिर मुझे बॉम्बे बुलाया गया। यूजुअली लोग बॉम्बे खुद जाते हैं, बट आई वॉज इन्वाइटेड टू कम टू मुंबई। मुझे एक सीरियल आता था उस ज़माने में, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। अच्छा। तो उसका सीजन 2 शुरू हो रहा था, कलर्स पे आता था, एंड इट वाज अ वेरी पॉपुलर सीरियल। तो उसकी कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा मेरा रोल, तो उसी टाइप का कैरेक्टर उसमें पार्ट 2 में इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो रीमा गुप्ता उसका नाम है। आई वॉज ऑलरेडी 70 years एट दैट टाइम, सो देयर वाज नो पॉइंट इन गोइंग टू मुंबई एट दिस एज। बट वो लड़की साहब इतनी परसुएसिव थी, रीमा गुप्ता, अरे सर आप आइए तो आइए तो आइए। तो उसको अपना कैरेक्टर मेरे में दिखाई दे रहा था सीरियल का। तो फिर मेरे बच्चों ने, मेरे बेटी अनुराग और उसकी वाइफ लता, इन लोगों को मालूम था मुझे शौक है, तो बोले चलिए पापा लेट अस ट्राई देयर। वहाँ गए तो साहब वहाँ आई वॉज वेरी वार्मली वेलकम। तो मैंने वो सिलसिला शुरू किया था। मेरे बेटे ने मुझे वहाँ फिर फ्लैट खरीद के दे दिया, जब आप रहिए और जम के काम करिए। तो अदर साहब मैं वहाँ 5 साल रहा। 5 साल में मैंने बहुत काम किया। जैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है जब आप बॉम्बे में जाते हैं, तो मुझे लकीली स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ये सीरियल मेरे पास था। मुझे एपिक चैनल का एक गरिमा डायरीज करके एक सीरियल था, उसमें एक इमाम का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत पॉपुलर हुआ। आपको ताज्जुब होगा जान करके कि ये जो बहुत पॉपुलर सीरियल बालाजी का हुआ है, ये है मोहब्बतें, जो करीब 5, साढ़े 5, 6 साल चला। उसमें हीरोइन के फादर का रोल का फर्स्ट चॉइस मैं था, तो रोल मुझे ऑफर हुआ था और सब चीज़ तय हो गई थी। लेकिन चूंकि मैं 2 काम ऑलरेडी कर रहा था, वहाँ से हमें पता लगा हमें महीने में 26 दिन उनके यहाँ शूट करना पड़ेगा, तो फिर मैंने मना कर दिया। फिर लेकिन वो सिलसिला चलता रहा, ये सीरियल चलते रहे। बीच बीच में क्राइम पेट्रोल और CID और सावधान इंडिया भी करता रहा। फिर ये सीरियल ख़त्म हुए तो मुझे और सीरियल्स मिले। मैंने सोनी के लिए सीरियल्स किए, मैंने DD1 के लिए सीरियल्स किए।
तो इस तरीके से रहा वहाँ, फिर रह के मैंने फिल्में भी की, जैसे Z+ डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म थी। सिलसिला चलता रहा, मैं 5 साल में जम करके बॉम्बे रहा। लेकिन चूँकि मैं अकेला रहता था तो मैं महीने में कम से कम 3-4 बार जैसे छुट्टी मिलती थी मैं लखनऊ वापस आ जाते हैं। लेकिन वहाँ रह करके मैंने डेली सोप्स किए। तो बॉम्बे जो मेरा जाना हुआ एट द एज ऑफ 70 ईयर्स जिस समय लोग वापसी की सोचते हैं, उस समय मैंने बॉम्बे में एंट्री ली और बॉम्बे रह करके फिर मैंने बहुत एंजॉय किया। जैसे लोग कहते हैं बॉम्बे की लाइफ बड़ी फास्ट होती है, ख़ास करके लखनऊ वालों के लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, एंड दैट ऑल्सो एट माई एज, बट आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन मुंबई। और मैंने इस पीरियड में कुछ फिल्में भी की, डेली सोप्स किए, मैंने क्राइम शोज़ किए, कमर्शियल्स किए। कमर्शियल्स? हाँ, कमर्शियल भी मैंने किए। थोड़ा सा कमर्शियल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। कमर्शियल्स मेरे, वैसे तो मैंने 10-12 कमर्शियल्स किए हैं, लेकिन मेरे 2 कमर्शियल्स बहुत पॉपुलर हुए, आपको बताऊंगा, आपको याद भी आएंगे। एक मेरा कमर्शियल था, वो उसका था, प्रोमो था कौन बनेगा करोड़पति का। अच्छा। और उसकी थीम थी हिंदू मुस्लिम। अच्छा। और यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं, दिल भी जीते जाते। अच्छा अच्छा। तो उसमें था ये कि एक मैं रहता था, मेरे साथ मेरे बच्चे थे, और एक वही चौल में ऊपर एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। तो आपस में थोड़ा वहाँ चाहे चली करती थी। मेरे बेटा हॉट सीट पे जाता है, तो मैं उससे कहता हूँ जाओ बेटे जीत के आना। तो वो लड़के कहते हैं कद्दू जीतेगा, तो हमारे लड़के मारने के तो हमको मना करते हैं। कुछ ऐसे ही और होता है, जब वो जाने लगता है हम टीका ईका करते हैं तो लोग और मजाक बनाते हैं। अब जब वो हॉट सीट पे जाता है तो बच्चन जी उससे पूछते हैं कि बताइए सलाम वालेकुम का क्या मतलब है, और वो कहता हम फोन अ फ्रेंड करेंगे। और फोन अ फ्रेंड किसको करता है? उस फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली को। वो वसीम रिजवी साहब थे, हमारे भोपाल के आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, उन्होंने वो रोल किया था। अब आप सोचिए मेरा दिल तो धकर पकर हो रहा है कि ये क्या बताएगा, तो गड़बड़ कर देगा, गया मेरा बेटा। लेकिन वो जो है एक पॉज लेते हैं बढ़िया सा और कहते हैं बेटा इसके माने खुदा तुम्हें सलामत रखे। अब वो बच्चन जी कहते हैं सही सवाल। अब साहब हम लोग सब खेल जाते हैं और फिर हम बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकलते हैं और हम लोग गले मिलते हैं। तो उसकी थीम यही थी कि यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं, दिल भी जीते जाते हैं। और ऐसे ही मेरा काला हिट का एड जो था, जो उसमें बाद में मेरे डायलॉग काट दिए थे। अच्छा। लेकिन इनिशियली जो कुछ ऐड आए थे उसमें मेरा भी डायलॉग था कि वो जब वो औरत कहती कि 14 लाख रुपए लगेंगे खूनों के साथ, तो मैं कहता हूँ मेम साहब ये औरत पागल हो गई, इतने पैसे मांग रही है, आप इसको हटाइए, मैं 8 लाख में कर दूंगा। तो वो कहती 8 लाख इतने तो आता है कि डेंगू मच्छर छिपे रहते हैं। तो दैट वे कमर्शियल्स भी मैंने किए कुछ, अभी भी कमर्शियल्स के लिए आता है। अभी आया था इसमें कोरोना पीरियड में, बट आई रिफ्यूज, एक टूथपेस्ट के लिए आया था। तो उसमें क्या होता है, उसमें पेमेंट्स बढ़िया मिलते हैं कमर्शियल के, और पॉपुलैरिटी बहुत होती है आपकी। तो वो कुछ सेकंड्स पे रिवील होता रहता है। हाँ, तो दैट वे एक बड़ा सेटिस्फाइंग पीरियड मेरा रहा। फिर 18 में मैं वापस आ गया, लेकिन इत्तेफाक से कि जो वहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं उनके डेटाबेस में अभी मेरा रहता है। तो कभी कभी मुझे फ़ोन आते रहते हैं, और लखनऊ में जो काम हो रहा है उसमें तो सरस्वती माँ की कृपा से मुझे काम मिलता है, मैं कर रहा हूँ। अब ऑफ कोर्स नाउ आई एम 77 ईयर्स, तो जाहिर है एज रिलेटेड वर्क ही होता है जो मुझे मिलता है, नहीं तो मैं जवान तो नहीं हूँ कि। डॉक्टर साहब मैंने पढ़ा था, हमारे व्यूवर्स को भी मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने एक मुक्ति भवन जी होटल सॉल्वेशन, इसके साथ कुछ यादगार जुड़ी है, वो मैं बताना भी चाहूँगा और शेयर करके बड़ा खुश होऊंगा, बड़ा गौरवान्वित महसूस करूँगा। इसके साथ ये कि मुक्ति भवन को मिस्टर सुभाषीष गोटियानी जी ने डायरेक्ट किया था। बहुत ही यंग लड़का, 25 साल का था। हाँ, 25 ईयर्स के जो डायरेक्टर की एज थी वो एज है, और यंग लड़के ने जो कर दिखाया वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़बानी बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, उसमें थोड़ा सा आपको मेरी याददाश्त जहाँ तक जा रही है, करीब 32 इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स उसको मिले थे, यूनेस्को अवार्ड मिला था, और 30 से 35 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई थी। ये एक
बहुत बेहद अचीवमेंट है। और डॉक्टर साहब ने उसमें, डॉक्टर साहब आपका उसमें क्या योगदान है? मैंने उसमें किया था मुक्ति भवन के मैनेजर का रोल। अच्छा, होटल सल्वेंट, होटल सेल्वेशन में। सल्वेशन, हाँ, तो एक्चुअली होटल नहीं था वो, धर्मशाला थी। ओके। तो और ये गलत नहीं है, वहाँ बनारस में वहाँ पर मोक्ष भवन है। तो बल्कि मुझे प्रोड्यूसर ने कहा था कि हम आपको वहाँ मोक्ष भवन के किसी मैनेजर से मिला देते हैं और आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने डायरेक्टर से बात की, मैंने कहा देखिए मेरे लिए अच्छा ये रहेगा, क्योंकि अगर देखिए जब आप किसी को नकल करते हैं तो फिर या तो आप उतना बढ़िया नकलची होने चाहिए क्योंकि कॉपी करना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, हर एक में नहीं होती है। तो मैंने कहा कि देखिए इसमें क्या है कि या तो उसमें होगा ये कि मैं उस नकल करने के चक्कर में ना मैं वो कर पाऊंगा जो उसका है और ना मैं अपना कर पाऊंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं डायरेक्टर के साथ एक सिटिंग रखता हूँ, पढ़ता हूँ और मैं अपना जो मेरा कॉन्सेप्शन है उस कैरेक्टर का वो मैं देता हूँ। अगर डायरेक्टर चाहते हैं तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने किया, तो ये बात प्रोड्यूसर को भी समझ में आई और डायरेक्टर को भी। और फिर बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये बड़ा अच्छा किया कि वहाँ पर कोई मिस्टर गुप्ता थे उस समय मोक्ष भवन के, कि उन्होंने मेरी मुलाकात नहीं कराई। तो उसमें मुझे आदिल साहब के साथ और ललित बहल जी के साथ काम करने का मौका मिला और दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आदिल साहब ने अभी मैंने फिल्म देखी परीक्षा, जो उन्होंने प्रकाश झा जी ने बनाई, उससे रिक्शे वाले का रोल किया। क्या गजब के एक्टर है आदिल हुसैन साहब। और इत्तेफाक से मैंने उनके साथ एक और फिल्म की Z+ डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की, जिससे मैंने चीफ मिनिस्टर का रोल किया था, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी। तो मुक्ति भवन के लिए इत्तेफाक से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे फिल्म इशक ज़ादे देखने के बाद ही सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई आप बना रहे हैं? बोला नहीं सर, हम आपके काम को जानते हैं, काइंडली कीप दिस पीरियड फ्री फॉर अस। और साहब मैंने बहुत एंजॉय किया उसमें काम करना देवाशीष के साथ में। और आपको बताऊं, जो अवार्ड्स और इतनी जगह दिखाई गई, जापान में फिल्म 150 दिन चली। वेरी नाइस। तो आप सोचिए कि, और जब वेनिस में ये फिल्म दिखाई गई जहाँ इसको यूनेस्को अवार्ड मिला था, उसमें फिल्म के बाद में प्रोड्यूसर ने मुझे उसकी क्लिपिंग भेजी थी, स्टैंडिंग ओवेशन ऑडियंस में। क्या बात है। तो मैं अजहर साहब, एक्चुअली क्या है कि अभी तक मेरे 4 काम ऐसे थे जिनको मैं अपना बढ़िया काम मानता था, उसमें आश्रम और जुड़ गया। मेरे 5 काम ऐसे हैं, देखिए मैंने नाम 77 और थिएटर में पिछले 60 साल से लगभग कर रहा हूँ, और दूरदर्शन में 75 से मैं गया, फिल्में भी लगभग मैं 80 से कर रहा हूँ। लेकिन इतने करियर में जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग, थिएटर को छोड़ करके मीडिया में जो मेरे काम रहे, उसमें सबसे पहले जो मुझे सेटिस्फाइंग था वो था मेरा सीरियल उड़ान। हाँ, अरे ये तो जी 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 ये चलिए अच्छा। उड़ान में आपने कविता जी के साथ काम किया। उड़ान की भी कहानी आपको बताऊं बहुत अच्छी है। वो भी देखिए, जो मैं लोगों से कहता हूँ अच्छा थिएटर करो, तो मैं यहूदी की लड़की प्ले कर रहा था चौक में। उस बार लखनऊ महोत्सव अलग अलग डेस्टिनेशंस पे हुआ था, उसमें चौक भी शामिल था। वो इत्तेफाक से कविता चौधरी के भाई कपिल चौधरी आए हुए थे। जैसे ही मेरा प्ले ख़त्म हुआ, ही जस्ट वॉक इन, सर मैं कपिल चौधरी हूँ, मेरी बहन, मैं कविता को जानता भी नहीं था, PhD की थी। तो बोले कि वो एक सीरियल कर रही है लखनऊ में, शूट करेंगे, क्या आप करेंगे क्या? मैंने करने की पूछ क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। बोले ठीक है। मैं इतनी सी बात हुई, बात आई गई हो गई। उसके बाद पता लगा कविता चौधरी 2-3 बार लखनऊ आई, मुझे बुलाया ही नहीं गया। जिसको देखो वो मुझे कह रहा भाई वो कविता चौधरी ऑडिशन ले रही हैं। वो जो यूनिवर्सल बुक डिपो वाले हैं, मानव जी, और उनकी फैमिली फ्रेंड थी, उनकी बड़ी बहन कंचन चौधरी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गई रिटायर में, अब तो इत्तेफाक से उनकी। मगर से ये जो स्टोरी है उनसे बेस है कुछ? नहीं, उनसे इंस्पायर्ड है। उनसे इंस्पायर्ड, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पुलिस लाइफ बहुत क्लोजली देखी थी और कविता ने उन्हीं से इंस्पायर होकर के बनाई थी। वो लिखने में भी हेल्प करती थी, कविता की एक्टिंग में भी हेल्प करती थी, हमारी एक्टिंग में भी हेल्प करती थी। तो जब मुझे बुलाया नहीं गया, मैंने सोचा वो उन्होंने ऐसे ही कहा होगा, बात आई गई होगी।
अब वो करीब 2-2.5 महीने के बाद में एक दिन मुझे बॉम्बे से फ़ोन आया, कैन यू कम टुमारो टू बॉम्बे? मैंने कहा टुमारो? आई एम इन लखनऊ मैडम, हाउ कैन आई कम टुमारो? अगर मैं गाड़ी पे ही बैठूँगा। बोले नहीं, आप फ्लाइट ले लीजिए। और कपिल साहब मुझे लेने के लिए आए, मैं उन्हीं के घर में ठहरा। और उस समय बाबा आज़मी साहब कैमरे पे थे और फाइनल जो था, बाबा आज़मी साहब वहाँ शूट कर रहे थे फिल्म मिस्टर इंडिया उस टाइम पे। जी जी जी। तो फिल्म सिटी में उनसे मुझे कविता ने मिलवाया, रोल मुझे मिला। और आपको मैं बताऊँ, उस रोल को करने मुझे बहुत मज़ा आया। शुरू के कुछ एपिसोड्स तो उन्होंने 2-3 लखनऊ में शूट किए, फिर लखनऊ बिकेम नॉट वेरी मच फिजिबल, तो उन्होंने फिर बाकी शूटिंग बम्बई में ही की। और वहीं पर करजत में उन्होंने एक थाना देख रखा था जो यूपीएन थाना लगता था, वहीं मेरी सारी शूटिंग हुई, वहाँ हुई, RML कॉलोनी में हुई। बट आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद कविता जी, क्योंकि वो एक एक माइनर डिटेल्स पे काम करती थी। आप सोचिए कि एक मेरा फेयरवेल का सीन था, उसमें सिर्फ एक लुक की वजह से उन्होंने पूरी शूटिंग कैंसिल कर दी। और उसका नतीजा ये हुआ, जब मैं दोबारा वो सीन करने के लिए गया, उस सीन में मेरा कोई डायलॉग नहीं है। वो सीन आने वाला, आजकल इत्तेफाक से उड़ान सीरियल आ रहा है पे, सैटरडे संडे आता है, वो सीन अब आने वाला होगा जब मेरा फेयरवेल होता है। वो देख के आज भी मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। जब मेरा कोई डायलॉग नहीं है, पुरानी यादें, बट आई कॉल इट एज वन ऑफ माई बेस्ट सीन्स। नहीं, यादों के अलावा वो सीन इतना इमोशनल है कि जब मैं उसको देखता हूँ, और वो बड़ी एक अजब निगाहों से मुझे देखते कि सर आप जा रहे हैं, यू हैव बीन प्रोटेक्टिंग मी, यू हैव बीन गाइडिंग मी। तो मैं उससे कहता हूँ, डोंट वरी, वेरेवर आई एम, आई लुक आफ्टर यू। दिस इज द मैसेज विच आई गिव, नो डायलॉग्स। वो अपनी आँख से ये कम्युनिकेट करती है, मैं अपने आँख से ये कम्युनिकेट करती हूँ। तो देखिए, ये जो माइनर डिटेल्स हैं, ये आज के सीरियल्स में नहीं मिलते। मैंने दर्जनों डेली सोप्स किए हैं, लेकिन वो बात नहीं हुई। और देखिए, उसके लिए मैं प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को ब्लेम भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट ये 6-6 दिन सीरियल्स आते हैं। तो जो डायरेक्टर है उसको भी एक दिन में 1.5 एपिसोड का आउटपुट देना होता है। उस ज़माने में 3-3, 4-4 दिन में एक एपिसोड शूट होता था। तो टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी है, सो नोबडी इज टू बी ब्लेम। लेकिन ये ज़रूर है कि जो क्वालिटी उस ज़माने में थी, आप सोचिए DD1 पे जो सीरियल्स आते थे, हम लोग आता था, बुनियाद आता था, नुक्कड़ आता था, उड़ान आता था, और उसने सब मुझे राष्ट्रीय पहचान दी। मैं जहाँ भी जाता था मुझे लोग आइडेंटिफाई करते थे। उसके बाद में फिर मैंने ये जो मुक्त इशकजादे मैंने की, इशकजादे ने मुझे बहुत पहचान दी। मैं कहीं भी जाता हूँ, आज भी लोग, हालांकि इसको दद्दा के नाम से, जी जी जी, फिल्म को 2012 में फिल्म रिलीज़ हुई थी, आज 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग मुझे उस कैरेक्टर में आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की 8वन, मराठी फिल्म है, ये रेणुका शाहने जी की लिखी हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट की थी, उन्होंने ही प्रोड्यूस की थी। 8वन फिल्म में मैंने एक डिमेंशिया पेशेंट का रोल किया, और उसका भी टोटल क्रेडिट जैसे उसको हबी फैजल को या कविता को जाता है, इसका क्रेडिट भी मैं सारा रेणुका को देता हूँ, क्योंकि वो मुझे एक एक शॉट बताती कि अनिल जी मुझे ये चाहिए। और इत्तेफाक से उसको भी एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला, 8वन को भी। और फिर ये चौथा मुक्ति भवन गेव मी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, क्योंकि जैसे 35-40 जगहों पे फिल्म रिलीज़ हुई तो प्रोड्यूसर मुझे बताते थे कि उसमें जो मैं मैनेजर को रोल कर रहा था उसको भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। और आश्रम जो मैंने किया अभी प्रकाश झा जी के साथ में, ये तो बहुत ही एक नॉवेल एक्सपीरियंस था। वो बस उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बता दिया। और प्रकाश जी के साथ एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने शुरू में कहा, एक्टर से कहा, आप तैयारी करके मत आइए हमारे सेट में, आप स्क्रिप्ट याद करके आइए, किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर मत आइए, तो वहाँ मैं आपको ब्रीफ करूँगा। और उसमें भी जो मैंने चीफ मिनिस्टर का रोल किया है, आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल लाइक्ड इट। तो आश्रम एक नया एडिशन है मेरे अच्छे काम जी। साथ ही साथ आपको डॉक्टर साहब थोड़ा सा बॉम्बे डायरीज आपकी लेटेस्ट डायरीज है, वो थोड़ा सा रह जा रहा था, वो मैं आपको बॉम्बे डायरीज है, इसके बाद एक सुटेबल बॉय करके द सुटेबल बॉय, थोड़ा सा देखिए, इसमें भी ऐसे ही हुआ कि लखनऊ में ही यहाँ पर बाटला हाउस के लिए ऑडिशन हुआ। उसमें शिवराज पाटिल जी का कैरेक्टर था,
तो उसके लिए मैंने यहीं पे ऑडिशन दिया। मेरी डॉटर इन्ना ने ऑडिशन रिकॉर्ड किया था, वो भेजा गया। तो वो इत्तेफाक से कहीं से मैंने, चूँकि जब मुझे पता लगा शिवराज पाटिल का रोल करना, तो मैंने बंद गले का कोट वगैरह पहन करके चश्मा लगा के वैसे ही ऑडिशन दिया मैंने, ताकि थोड़ा कैरेक्टर में सिमुलेट किया जा सके। लकीली वो मेरा ऑडिशन निखिल जी को पसंद आ गया, उन्होंने मुझे दे दिया। अब वो उसी कास्टिंग डायरेक्टर ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए कास्टिंग की थी, उसमें भी शिवराज पाटिल का रोल था, तो मुझे उसके बहाने वो रोल भी मिल गया। फिर उसके बाद बॉम्बे डायरीज निखिल जी बना रहे थे, जो कि जो यहाँ जो निखिल अडवाणी साहब, निखिल अडवाणी जी जो बना रहे थे, तो उसमें एक कैरेक्टर फिर आया शिवराज पाटिल का। इसमें मैं उसको डांटता हूँ, क्या नाम है, अरे जो हीरो है जॉन अब्राहम को, जो मेरा पुलिस ऑफिसर है, कि क्यों तुम यही सब करते हो, एक ही कौम के सब लोगों को पकड़े ले रहे हो भाई, इससे ज़रा डिसबैलेंस हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो, निखिल जी ने कहा मेरे पास तो रेडीमेड शिवराज पाटिल हैं, अनिल जी को बुला लो लखनऊ से। तो दैट्स हाउ आई वाज कॉल्ड देयर फॉर बॉम्बे डायरीज। अच्छा, वहाँ जाके मैंने उनसे पूछा सर मुझे क्या करना, बोले कुछ नहीं, वहाँ आपने उसको जॉन को डांटा था, पुलिस ऑफिसर को, यहाँ आपको महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को डांटना है, यू आर होम मिनिस्टर, और यहाँ पर ये जो सब बवाल हुआ है, जो 26/11 जो अटैक हुआ है, तो आपको यू हैव टू, और उनका वही रोल आपको करना है। सो दैट वे निखिल जी हैड कॉन्फिडेंस इन मी, उनको इसके मतलब मुझे मेरा रोल उन्हें पसंद आया था, तभी उन्होंने बॉम्बे डायरीज के लिए भी कोई मेरा ऑडिशन नहीं लिया, उन्होंने मुझे बुलाया। और सुटेबल बॉय के लिए इत्तेफाक से उसका मुझे पता लगा, तो एक लड़की थी अपूर्वा शाह, उसने कहा सर आप प्लीज़ एक ऑडिशन दे दी, और वो इंग्लिश में थी, सीरीज मोस्टली इंग्लिश में, कहीं कहीं पे हिंदी में भी डायलॉग है। तो मैंने ऑडिशन दिया, वो शायद मीरा जी को लगा कि मैं दूसरे कैरेक्टर में ज़्यादा सूटेबल हूँ, तो उसमें एक ज्वेलर का कैरेक्टर था, उसके 2 सीन्स हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे लिया। और इट वॉज रियली, मीरा जी के भाई मैं नाम बहुत सुनता था, मीरा नायर, प्रकाश झा, हबीब फैजल, मैंने तिग्मांशु धूलिया के साथ किया राग देश। सो दैट वे अदर साहब मुझे बड़ी खुशी है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम हैं, जैसे मैंने थिएटर के तो बड़े बड़े नामों के साथ काम किया था, तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े नामों के साथ काम, जैसे सुधीर मिश्रा भी आज एक बड़ा नाम इत्तेफाक से इनके फादर लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, एंड ही वाज फ्रेंच टीचर ऑल्सो। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ती थी, तो प्रोफेसर डीएन मिश्रा, सुधीर मिश्रा के फादर, ही वाज माय फ्रेंच टीचर, उन्होंने मुझे फ्रेंच पढ़ाई थी। जी नहीं बड़ी बात है। हमारे साथ जो है काफ़ी सारी बातचीत डॉक्टर साहब के साथ जारी है। मैं कुछ बताइए ना अपने, आपकी इतनी जर्नी जो स्टार्टिंग से अब तक चली आ रही है, इसमें आपकी जो बेटर हाफ है, मैं नहीं देखिए, मेरी बेटर हाफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इत्तेफाक से मैं बताऊँ, मेरी बेटर हाफ के साथ भी हमारी फैमिली ने, हमारे बड़े ब्रदर ने, हमारे पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी वाइफ जब पास आई थी शादी होके, हम लोग की कंपेरेटिवली यंगर एज में शादी हो गई थी। शी हैड जस्ट पास्ड इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, और मेरा 19 मई को मेरा MSc एग्ज़ाम हुआ था, 21 मई को मेरी शादी हो गई थी। आई वाज जस्ट 18 and a half and 19 years, माई वाइफ वाज 16 years। तो मेरी फैमिली ने, मेरे ब्रदर ने सपोर्ट किया, और मेरी वाइफ ने इंटरमीडिएट किया, IT कॉलेज से BSc किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA एंथ्रोपोलॉजी में किया, फिर PhD किया, और फिर नारी शिक्षा निकेतन में वो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ था एंथ्रोपोलॉजी का, शी बिकेम हेड ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट और 2009 में। और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं, जैसे मैंने बताया 62 में ही मेरी शादी हुई, 62 के लगभग से मेरा थिएटर शुरू हुआ, जॉब मेरा 62 में लगा, तो जाहिर है कि आई हैड टू ओवरवर्क फॉर माई थिएटर। भाई शाम को 6 बजे तक तो इंस्टीट्यूट में रहता था, उसका रिहर्सल होती थी, तो शी मेड लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। फिर अब जब मैं बॉम्बे गया, मैं 5 साल बॉम्बे रहा, वाइफ मेरी मुश्किल से जो है बॉम्बे 8, 7, 10 दिनों के लिए टोटल गई होंगी, तो दैट वे शी कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रिमेंडसली इन माई दिस ग्रोथ
in theatre as well as my growth in the media. और जैसे मैंने बताया मेरे जो कलीग्स थे CDRI के, मेरे डायरेक्टर थे डॉक्टर ML धर साहब, कश्मीरी थे। तो वो जब रिटायर हो गए, वो जब डायरेक्टर थे तो मैंने उनको एक प्ले देखने के लिए बुलाया था, एवं इंद्रजीत। उस समय एक जर्मन लेडी भी आई हुई थी जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की इंचार्ज थी, मैं शिमिट। अच्छा। तो वो भी देखने प्ले आई हुई थी। तो वो डायरेक्टर साहब जब भी मुझे मिलते थे बोले, रस्तोगी वो हाउ इज योर थिएटर गोइंग ऑन। NBRI के डायरेक्टर थे डॉक्टर खुशू, वो भी हमें जानते थे थिएटर के ज़रिए। तो हमारे इंटरव्यूज़ में, जो हमारे प्रमोशन के इंटरव्यूज़ होते थे, अक्सर वो चेयरपर्सन होते थे। तो जब मेरा इंटरव्यू होता था तो सब एक्सपर्ट्स से पूछते थे, भाई अब किसी को और सवाल पूछते हैं रस्तोगी से। जब सबने कहा नहीं तो फिर मुझसे पूछा, अच्छा बताओ रस्तोगी अब तुम्हारे थिएटर में क्या चल रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि मुझे इतना सपोर्ट मिला इन बड़े बड़े लोगों से, हमारे डायरेक्टर्स से, हमारे डॉक्टर नित्यानंद जो इज़ नाउ 95 ईयर्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे जितने भी डायरेक्टर्स रहे, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, और लेटर स्टेज में मेरे कलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट। देखिए मैंने कभी साइंस में कोताही नहीं की अपने काम में, मैं अपना काम पूरा फिट रखता था। उसी की वजह से मैंने 100 से ज़्यादा मैंने नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश किए। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं PhD के जो अमेरिका में हैं, इंडिया में हैं, जो कि अलग अलग जगह पर साइंस में काम कर रहे हैं। और मुझे जहाँ मुझे अवार्ड्स मिले हैं कल्चर में, मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का भी मैं फेलो हूँ, वो फेलोशिप भी मुझे मिली हुई है। तो जाहिर है कि मैंने थोड़ा मेहनत से कर, देखिए मैं जर्मनी जब गया, मैं 1 साल के लिए गया था, लेकिन मैं इतना काम करना चाहता था, मैंने उसको एक्सटेंड किया और मैं करीब 8 महीने उसको और मैंने एक्सटेंड किया। मैं वहाँ करीब 2.25 साल रहा। और अक्सर ये होता था कि लैब में मुझसे प्रोफेसर कहता था, अरे रस्तोगी काम ही करते रहोगे, घूमू घामू भाई, तुम पहली बार आए होगे विदेश। आई वेंट टू जर्मनी 1973। तो बोले पहली बार आए होगे, जाओ घूमो घामो। तो मैं कहता सर घूमने घामने के लिए तो उम्र पड़ी हुई है, ये जो काम करने का मुझे मौका मिला है, ये जिसके लिए सरकार ने मुझे भेजा है, मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे भेजा है, मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख करके यहाँ से जाऊँ। अक्सर अदर साहब आपको ताज्जुब होगा जान करके, मेरी वाइफ भी साथ में थी, हमारा फ्लैट बहुत दूर नहीं था, तो अक्सर मैं रात भर काम करता था। वो लैब में कुर्सियाँ जोड़ करके वहीं सो जाती थी, एंड आई यूज्ड टू वर्क अराउंड द क्लॉक इन लैब। तो मैंने साइंस पूरे, मैं बहुत ब्राइट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट कभी नहीं रहा, लेकिन जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, उसमें हद भर मैंने जो मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्राइट साइंटिस्ट नहीं था, बट स्टिल आई एम हैप्पी दैट व्हाट एवर कैलिबर आई हैड, आई ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल टू साइंस एज वेल एज टू थिएटर। तो डॉक्टर साहब चलते चलते काफ़ी, तो मुंबई का जो मेरा ये सफ़र रहा, मैं 5 साल में जम करके मैं मुंबई रहा, और उस बीच में मैंने बहुत सारे काम किए, कॉमर्शियल्स भी किए, डेली सोप्स भी किए, ये एपिसोडिक भी किया मैंने, और थिएटर नहीं कर पाया, इसका मुझे बड़ा मलाल रहा। तो फिर 2018 में मैं वापस आ गया, हालांकि मैं अभी भी जाता आता रहता हूँ, मैं फ्लैट मेंटेन करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन रहा कि जैसे बॉम्बे में लोग जाते हैं बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, विद गॉड्स ग्रेस मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और मैं अपनी चॉइस से काम करता था, हर काम भी नहीं लेता था। और अब तो मैंने डेली सोप्स तो बिल्कुल लेना बंद कर दिया। तो दैट वे आई मस्ट से कि आई हैड ए वेरी सेटिस्फाइंग पीरियड इन मुंबई ऑल्सो। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब आजकल जो है OTT पे फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तमाम सीरीज़ बन रही हैं, तो आपका इसमें एक रिसेंटली उसमें आपका जंप हुआ है? देखिए OTT में बेसिकली जंप क्या हुआ है, अब लोग फिल्म की जगह पर चूँकि OTTs बहुत आ गए हैं, इस पे बनाना आसान है और कोई भी इस पे हिम्मत कर सकता है छोटी मोटी सीरीज़ बनाने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो, बातचीत हो गई, आपने बड़ा
बहुत सारी जानकारी अपने फैंस को और हमारे व्यूवर्स को दे रखा है। और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं और आपके जो फैन हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो भी आपको देखता है और आपका सम्मान करता है, उनके लिए कुछ आप उनका मार्गदर्शन करें या उनके लिए क्या बेटर है। मैं ज़रूर मैसेज दूंगा। आई एम वेरी लकी कि मुझे लोगों ने प्यार दिया, मुझे इतना मुझे रेस्पेक्ट दी, और शायद ये उनकी रेस्पेक्ट, उनका प्यार, उनका इंस्पिरेशन ही है जो मुझे प्रेरणा देता है और काम करने का। ये मेरे दर्शक ही हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड्स हैं, जो मुझे प्रेरणा देते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे आज थिएटर में, देखिए हमने जब थिएटर शुरू किया था उस समय कोई स्कोप नहीं था। उस समय आप सोचिए फीमेल कास्ट भी नहीं अवेलेबल होती थी। यहाँ कुछ लेडीज़ थी जो कि पेमेंट लेती थी और आकर के रोल करती थी, घरों से लड़कियां नहीं आती थी। उस ज़माने में हमने थिएटर शुरू किया तो जाहिर है कोई ओपनिंग नहीं थी। बाद में जब आकाशवाणी हुए तो वहाँ से एक नॉमिनल चेक मिल जाती थी। जब दूरदर्शन शुरू हुआ उसमें भी शर्तें रहती थी, आपकी क्लोज बुकिंग नहीं हो सकती है। तो कोई अच्छा, हम लोग चूँकि सब नौकरी पेशा थे इसलिए कोई चिंता भी नहीं थी। लेकिन अब जो है अब बड़ा एक्सपेंशन हो गया। उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था, आज इतने चैनल्स आ गए हैं। उस समय फिल्म में जाने की आप सोच नहीं सकते थे। मुझे याद है मेरे मोहल्ले के एक साहब फिल्म में कुछ करने के लिए गए थे तो उनके लिए कहा जाता था, अरे भाई फलाने तो मुंबई भाग गए। दिस वॉज द टर्म विच वॉज यूज फॉर पीपल हु विल गो टू मुंबई। लेकिन आज ये बड़ा अच्छा, अच्छे घर की लड़कियां लोग कहते हैं कि नहीं जाती थी फिल्म के लिए, लेकिन आज आप देखिए अच्छे अच्छे घरों के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आ रहे हैं, NSD के पढ़े हुए लोग आ रहे हैं, BNA के पढ़े हुए लोग आ रहे हैं, थिएटर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो और उस ज़माने में इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे, अब इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, जो बच्चे आज एक बड़ा ल्यूक्रेटिव कैरियर हो गया है ये एक्टिंग जो है, और मैं चाहता हूँ ये जो ल्यूक्रेटिव कैरियर जो आज इसकी ओपनिंग्स हैं, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। लेकिन फ़ायदा बेटा उठाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। उस ज़माने में जब हम करते थे कंपटीशन शायद इतना नहीं था, आज कंपटीशन बहुत हो गया है मुंबई में। आज अगर आप जाते हैं एक रोल के लिए 100 लोग खड़े होते हैं। तो उस पर मैंने कुछ वेबिनार्स भी किए हैं। मैंने एक फार्मूला सब लोगों को मैंने कहीं पढ़ा था, निकाला है, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट भी हूँ, कि एक चीज़ होती है हार्ड वर्क, HW, HW प्लस परसीवरेंस, फॉलो आप कितना जम के करते हैं, लगन कितनी आप में है, प्लस टैलेंट। देखिए इनहेरेंट टैलेंट तो होना होगा, बिना टैलेंट मुंबई में या इस इंडस्ट्री में सिफारिशी कुछ नहीं चलता। इफ़ यू हैव टैलेंट इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो बहुत से लोगों को टैलेंट अपनी पता नहीं होती है। आप जब करते हैं तब आपको पता लगता है कि आप में टैलेंट है। मेरी फैमिली में मेरे दूर दूर तक रिश्तेदारों ने, या मैंने खुद ही, मैं आपको बताऊँ, मेरी अमीनाबाद कपड़े की शॉप थी। एक दिन जयदेव शर्मा कमल जी आ गए। अब मैं रेडियो पे नाम सुनता था, प्रस्तुत करता जयदेव शर्मा कमल। अरे साहब मेरे आगे तो जैसे साक्षात भगवान आ गए। मैंने कहा अच्छा कमल जी आप ही हैं? मेरे भाई ने परिचय कराया। बोले मेरे भाई को भी थोड़ा शौक है। बुलाई, बोले ठीक है आगे करेगा। आई नेवर इमेजिन कि मैं कमल जी के साथ काम करूँगा। मेरे एक दोस्त वीरेंद्र रस्तोगी बम्बई में रहते हैं, उस समय ग्रीन पार्क में थे। उनके नीचे एक सज्जन रहते थे, वो टीवी पे आते थे। तब लखनऊ में टीवी भी नहीं था, दिल्ली में था। मैं उनको देखता था टीवी पे, और नीचे उनको देखता था वो ब्रश करते रहते थे। अरे मैं साहब घंटों खड़ा उनको देखा करता था कि ही इज ए लीजेंड। कभी सोचा नहीं था कि कभी मुझे भी उन लोगों के साथ खड़े होने का मौका मिलेगा, या कभी फिल्म में काम। तो आज मकसद कहने का ये कि आज बड़ी ओपनिंग्स है। तो ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाइड बाई लक, L, इट लीड्स टू सक्सेस। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप में परसिवरेंस है, देखिए जल्दी मत करिए कि हम सब आज गए कल ही हमें हीरो बना दिए। नो, आज स्ट्रगल है। आप देखिए बड़े बड़े एक्टर्स को, राजपाल को देखिए, मनोज बाजपेयी जी को देखिए, हमारे जो इरफान खान साहब हैं, इरफान साहब को देखिए, किसी को देखिए। देखिए जिनकी फैमिली बैकग्राउंड है, कुछ है, जिनका पुल एंड पुश है, बात अलग है। अदरवाइज स्ट्रगल है। लेकिन अगर आप में टैलेंट है
तो ओपनिंग्स बहुत हैं। आज लड़के क्या करते हैं कि रिहर्सल नहीं करना चाहते हैं। एक मैं देखता हूँ कि जब आप किसी चीज़ के रिपीट शोज करते हैं तो वो शोज की क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज थिएटर में उसकी क्वालिटी घटती जाती जैसे जैसे आप शो करते हैं, क्योंकि एक्टर्स जो है जो उसमें काम करते हैं उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अरे मुझे तो डायलॉग याद है, मेरा तो किया हुआ, मैं कर लूँगा, स्टेज पे कर लूँगा। नो, रिहर्सल जो है वो आपकी परफॉर्मेंस में झलकता है जी। एक आज नसीर साहब भी जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं थिएटर के, अभी मैंने एक फिल्म पंकज कपूर साहब के साथ की थी, वो भी खूब थिएटर कर रहे हैं। मैंने एक फिल्म की थी वो शहर करके, वो उर्दू लैंग्वेज के ऊपर है, जो डिक्लाइनिंग उर्दू का हो रहा है। उसमें एक साहब उसके नंबरदार हैं, वो कहते हैं कि नहीं था मैं उर्दू, उस पर था मेरा। तो वो लोग साहब अभी भी एक एक 1.5 महीने रिहर्सल जम करके रिहर्सल करते हैं। तो कभी रिहर्सल से मत भागिए, काम सीरियसली करिए, अपने डायरेक्टर को सुनिए, उसको घर पे भी अमल करिए। यही नहीं कि साहब हमने यहाँ रिहर्सल बताया कि मैंने कर लिया, कल आके फिर कर। नो, अगर आपको इसमें कैरियर बनाना है बच्चों, आज बहुत ओपनिंग है, बहुत रिक्रिएटिव। देखिए मैं आपको बताऊं, आज जो अच्छे आर्टिस्ट हैं 3 फायदे हैं उनको। नंबर 1 पेमेंट। आपको किसी जॉब में, अब वो बात जो मल्टीनेशनल में लोग जाते हैं करोड़ों रुपए में जिनको नौकरियां मिलती, बात अलग है। अदरवाइज जितना पैसा आपको इंडस्ट्री देती है। नंबर 2 जो आपको सेटिस्फैक्शन इंडस्ट्री देती है जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं। और तीसरे जो आपको रिकग्निशन देता है, ये बड़ी बात है, जो पहचान आपको मिलती है जब आप बाहर निकलते हैं। कोई कहता है मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, कोई कहता है सर आपके साथ क्या मैं फ़ोटो खिंचा दूँ। आप सोचिए आपको, आपके परिवार वालों को कितनी तसल्ली मिलती है, इससे बड़ा सुख। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई आपके साथ फ़ोटो खिंचाता है, वो सोचता है आप उसको ओब्लाइज कर रहे हैं, मुझे लगता है वो मुझे ओब्लाइज कर रहा है, मुझे पहचान दे रहा है, मुझे रिकग्नाइज कर रहा है वो। तो ये जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये 3 चीज़ें किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। इसलिए अगर आप इस प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, और मैं कहता हूँ करिए, अच्छा है, तो उसमें पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ, पूरा तवज्जो दे करके, पूरा कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ करें। ऑल द बेस्ट। तो व्यूवर्स, आज आपने सुना, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी जी, और इन्होंने बहुत सारी शॉर्टकट्स बताए हैं कि आप कैसे कैसे मेहनत करके और कैसे कैसे किन चीज़ों का ध्यान रख करके आप आगे बढ़ सकते हैं इंडस्ट्री में और थिएटर में। तो इसका ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में, बारीकी के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सारी बातचीत उन्होंने बहुत ही डिटेल के साथ करी है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी हमेशा आप इसको ध्यान में रखेंगे, और अगर थोड़ा सा भी अमल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप नज़र आएंगे, और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा सौभाग्य कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, और बहुत बहुत क्लोज बातचीत हो गई, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आज। तो ये हमारा सौभाग्य। इंशाल्लाह फिर कभी आपके पास आना हुआ तो आपसे फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, बहुत सारी बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।